गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत हम लोग अवलोकन विधि का अध्ययन कर रहे थे कि अवलोकन विधि में अवलोकन का को एक उपकरण के रूप में किस तरह से उपयोग में लाया जाए। अब तक हम लोगों ने अवलोकन विधि का अर्थ, विशेषताएं और उसके प्रकारों का अध्ययन किया था। आज हम देखने वाले हैं कि अवलोकन विधि के पद क्या है, स्टेप्स क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके पद क्या है, किस स्टेप से हम लोग चलते हैं। तो पहला है पक्षों का चयन। पक्षों का चयन यानी कि इसमें हम सबसे पहले ये तय करेंगे कि हमें किस चीज का अवलोकन करना है, कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, व्यवहार है, कार्य करने क्रियाएं हैं या कुछ व्यवस्थाएं हैं, हमको किसका अवलोकन करना है पहले हम ये तय करते हैं। क्योंकि बिना तय के हम किसी भी प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते, इसलिए पहले पक्षों का चयन किया जाता है। फिर बाद में आता है व्यवहारों का अर्थ को स्पष्ट करना, अर्थ को स्पष्ट करना। अर्थ को स्पष्ट करना यानी कि हम जिस भी पद, जिस भी व्यवहार, जिस भी क्रिया का हम लोग को अवलोकन करने वाले हैं तो हमें उसके अर्थ को यानी कि उस चीज को समझना होगा। हम कह रहे हैं कि बालक के खेल के व्यवहार को समझना है, तो खेल के व्यवहार में किस चीज को आप खेल के व्यवहार को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। खेल के व्यवहार से मतलब जैसे कि हमें उसके खेल खेलते समय उसका क्या प्रतिक्रिया होती है, खेल में खिलाड़ी प्रतिपक्ष के खिलाड़ी विरोधी टीम के खिलाड़ी के द्वारा विजय की तरफ बढ़ते समय उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, या स्वयं विजय की तरफ बढ़ता है, जीतना वाला होता है या जीत की तरफ बढ़ना होता है, तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, किस तरह का। यानी कि खेल खेलते समय तो हम इस चीज को परिभाषित करेंगे कि खेल को खेलते समय खेलते समय बालक या व्यवहार किस तरह का होता है, उसकी प्रतिक्रिया किस तरह की होती है, हार के समय की प्रतिक्रिया और जीत के समय की प्रतिक्रिया उसकी किस तरह की होती है, खिलाड़ी के प्रति उसका व्यवहार किस तरह का। इस तरह से हम उस चीज को स्पष्ट परिभाषित करेंगे उसके आधार पर। क्योंकि अगर हम कहते हैं खेल के व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो खेल के व्यवहार का अध्ययन से क्या मतलब है, आप क्या चीज कहना चाहेंगे, वो चीज स्पष्ट नहीं होती। इसलिए जब एकदम स्पष्ट बात होती तो हम उस चीज को कहना चाहिए सीमाओं में बांध देते हैं, अन्यथा अगर परिभाषित नहीं होगा तो हम स्वतंत्र रहते हैं, फिर हमें उसकी हम इधर से भी आंकड़े उठाते, उधर से भी आंकड़े उठाते, उधर से भी आंकड़े उठाते, जबकि सब तरफ का उसका व्यवहार अलग अलग होता है और सबकी आवश्यकता हमें नहीं होती। अगली बात इसके अंदर आती है प्रशिक्षित कार्यकर्ता। कार्यकर्ता का प्रशिक्षण। कार्यकर्ता का प्रशिक्षित होना भी अनिवार्य है, इसीलिए अगला स्टेप होता है कि तय किया जाए कि उसका प्रशिक्षण किस हद तक है या उसे पुनः प्रशिक्षण या और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो उस चीज पर ध्यान दिया जाता है। फिर अवलोकन का परिणाम परिमाणित करना। परिमाणित करना यानी कि अगला स्टेप होता है कि जो हम अवलोकन कर रहे हैं उसको परिमाणित करें, यानी कि उसको एक प्रमाणित मतलब उसको तय किया जाए या उसका एक निश्चित जो तथ्य है उनको सही ढंग से एकत्रित करके और उसको हम किसी एक नतीजात्मक रूप में वो सामने हमारे होने चाहिए। और फिर बात में है रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है। रिपोर्ट तैयार करना कि व्यक्ति की उसका क्या व्यवहार है, हमने जो अवलोकन किया उसके क्या निष्कर्ष या क्या परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। अगली बात आती है अवलोकन के लाभ। अवलोकन विधि के
लव। सबसे पहली चीज आती है व्यक्तिगत व सामूहिक। सामूहिक दोनों के लिए। व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों के लिए होता है। अवलोकन विधि का उपयोग हम व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष पे, और सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं, यानी कि पूरे समूह। जैसे कक्षा के व्यवहार को, किसी विषय अध्यापक या किसी विषय के प्रति पूरी कक्षा का क्या व्यवहार है उसका हम सामूहिक रूप से भी अवलोकन कर सकते हैं, और किसी एक बालक के व्यवहार का भी हम अवलोकन कर सकते हैं। दोनों के लिए लाभ है। फिर सामान्य व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। जा सकता है। सामान्य व्यक्तियों द्वारा भी अवलोकन आसानी से किया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट व्यक्ति की का ही होना अनिवार्य है, या विशेष बहुत अधिक प्रशिक्षित व्यक्ति का ही होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। यह एक सामान्य परिस्थिति में सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी अवलोकन किया जा सकता है, जो कि हम लोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है छोटे बच्चों के लिए उपयोग। छोटे बच्चों के लिए उपयोग। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए यह उपयोगी है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनको कह सुन नहीं पाते, कह नहीं पाते, समझा नहीं पाते। तो ऐसे में हम बालक जैसे किसी चीज को देखकर रोता है, कोई विशेष परिस्थिति में बालक रोता है देखकर, तो हमें वो क्यों रो रहा है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन जब हम अवलोकन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो किसी चीज से डर रहा है, या कोई ऐसी बात है जो उसे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो रोता है। तो जब ऐसी परिस्थिति, जब बालक छोटा है, अपनी बात को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, समझा नहीं पाता, तो ऐसी स्थिति में अवलोकन विधि बहुत लाभकारी और अच्छी होती है। अगली बात इसमें आती है स्वाभाविक परिस्थितियों स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जा सकता है। ठीक है ना, स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ ये इसके लिए कोई विशिष्ट परिस्थितियों का होना अनिवार्य नहीं है। आम मतलब कि ये कहा जाए कि दैनिक दिनचर्या की व्यवस्था के अंदर भी आप आसानी से उसका अवलोकन कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष तैयारी, विशेष परिस्थितियों का निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। इसको सामान्य रूप से भी हम आसानी से कर सकते हैं। अगली बात आती है वास्तविक व्यवहार का रिकॉर्ड। रिकॉर्ड रखा जाता, यानी कि इसमें वास्तविक व्यवहार का रिकॉर्ड रखना आसान होता है। इसको हम वास्तविक लिख सकते हैं। वास्तविक व्यवहार
वास्तविक व्यवहार का रिकॉर्ड रखा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो वास्तविक व्यवहार होता है उसी को देखा, लिखा और समझा जाता है, उसका रिकॉर्ड रखना आसान होता है। फिर सरल है, एक तो ये सरल विधि है, दूसरा अतकनीकी विधि है। यानी कि ये बहुत सरल विधि है, दूसरा अतकनीकी विधि, क्योंकि इसमें किसी भी विशिष्ट तकनीकी की आवश्यकता नहीं है कि इस स्टेप बाय स्टेप यही सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। इसमें ये बहुत सरल विधि है और अतकनीकी विधि है, क्योंकि इसमें जहां आप खड़े हो, आप किसी का अवलोकन करना चाहते हो, उसी स्थान पर आप आसानी से अवलोकन कर सकते हो और तैयार कर सकते हो। फिर आंकड़े अधिक सही होते हैं, सही आंकड़े, सही आंकड़े, यानी कि इसमें आंकड़े सही ढंग से एकत्रित किए जा सकते हैं, क्योंकि जो आंखों से प्रत्यक्ष देखा जाता है, समझा जाता है, उन्हीं को लिखा जाता है, इसीलिए इसके आंकड़े अधिक सही माने जाते हैं। भावनात्मक एवं सामाजिक क्रियाओं का अवलोकन, भावनात्मक व सामाजिक ठीक है ना, भावनात्मक और सामाजिक क्रियाओं का अवलोकन करना आसान होता है, क्योंकि हम मूल रूप से अवलोकन इन्हीं चीजों का करते हैं, क्योंकि उसका भावनात्मक रूप से, क्योंकि हर चीज का यही एक व्यवहार होता है। भावनात्मक जो व्यवहार है, प्रतिक्रियाएं हैं, उनको व्यक्ति न तो बता पाता है और न ही सही ढंग से बताता है। ये चीजें समझने के लिए अवलोकन विधि सबसे श्रेष्ठ अवलोकन विधि मानी जाती है। अगली बात इसमें आती है शैक्षिक परिस्थितियों में शैक्षिक परिस्थितियों में उपयोगी, कि शैक्षिक व्यवहार भी कई बार जो है बालक को खुद को समझ में नहीं आता है, या हम उसको प्रत्यक्ष कह कर नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे में हम अवलोकन करके बालक की वास्तविक मूल समस्या को समझ पाते हैं और फिर उसका निवारण करना हमारे लिए आसान होता है। इसीलिए शैक्षिक परिस्थितियों में भी अवलोकन विधि उपयोगी या लाभकारी होती है। अगली बात इसमें है, नेक्स्ट नाम हमारे ज्ञानेंद्रियों और प्रशिक्षण। ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण, इस विधि के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण अच्छे से प्राप्त होता है, यानी कि किसी भी चीज को ध्यान से देखने का अच्छा प्रशिक्षण व्यक्ति को प्राप्त होता है, या जिसे हम कहें कि एकाग्रचित्तता की जो क्षमता है, अपनी एकाग्रचित्तता नहीं कह सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों को जो कहा जाए कि किसी भी कार्य को, जैसे कि आंखों से देखने की जो क्षमताएं हैं, उसमें गहनता आती है, किसी भी बात को समझना, उसके बारे में जो सूचनाएं एकत्रित करने के लिए जिन जिन ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय होने की आवश्यकता होती है, उनको एक अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हो पाता है, या यह कहा जाए कि ज्ञानेंद्रियों के विकास के लिए विधि अच्छी, उपयोगी, लाभकारी विधि है। फिर इसका खर्च कम होता है, इसमें सस्ती विधि है, इसमें खर्च कम होता है और यह लचीली विधि है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें खर्च कम होता है। कारण खर्च कम होने का कारण क्या है कि यहाँ पर बहुत अधिक व्यय नहीं होता है, क्योंकि बहुत अधिक संसाधनों को, बहुत अधिक किसी प्रयोगशाला है या किसी विशेष संसाधनों की आवश्यकता है, ऐसा इसमें
व्यवहार को रिकॉर्ड कर सकते हो। अलग से कोई प्रयोगशाला निर्मित करना और फिर वहां पर उसको रिकॉर्ड करना, वो चीज इसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह एक अप्राकृतिक अवस्था हो जाती है, जिसमें कि एक तरह से कहा जाए कि व्यक्ति को नियंत्रित अवस्था में रखकर जब आप अवलोकन करना चाहते हो तो वो चीज संभव नहीं होती, उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आते। जब हम एक सामान्य रूप से करते हैं तो हमें विशेष किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए यह कम खर्चीली होती है, इसमें खर्च कम आता है। दूसरी बात इसमें अलग आता है कि लचीलापन। इसमें लचीलापन होता है क्योंकि हमने एक व्यवहार में हमने देखा कि एक परिस्थिति में बालक का व्यवहार उसको नोट किया, दूसरी परिस्थिति के उस वही व्यवहार उस वैसी ही परिस्थिति का दूसरे समय पर जब देखा गया तो व्यवहार भिन्न था। तो यहाँ पर एक लचीलापन होता है कि हम उसके दोनों व्यवहारों की तुलना करके और कुछ निष्कर्ष, क्योंकि पहले जो हमने व्यवहार के आधार पर निष्कर्ष निकाला उसके आधार पर अगर इसमें लचीलापन नहीं होगा तो वो चीज इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ यह सुविधा होती है कि इसमें लचीलापन होता है क्योंकि व्यक्ति का हर परिस्थिति हर व्यवस्था के अनुकूल उसके व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पर उसी आधार पर व्यक्ति के जो व्यवहार की जो है हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसके जो संबंधित जो हम एक परिणाम को सामने रखते हैं उसमें हम परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं, या यूँ कहा जाए उसको परिभाषित करने का जो हमारा तरीका है वो भिन्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक बार हमने निष्कर्ष निकाल दिया बस हम उसी पर अडिग रहेंगे या वही चीज आनी चाहिए तभी तो ही वो सही है, ऐसा नहीं। यानी कि अवलोकन विधि जो है वो एक बहुत सरल सामान्य विधि है, क्योंकि एक सामान्य परिस्थितियों में इसको बहुत आसानी से एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा सहजता से किया जा सकता है। बालकों के लिए अधिक उपयोगी है बड़ों की तुलना में, क्योंकि बड़ों के साथ ये संभव हो सकता है कि उन्हें जब पता चल जाए कि हमें कोई देख रहा है, हमारा अवलोकन किया जा रहा है, तो वो अपने व्यवहार में एक जो वास्तविक व्यवहार है उसको वो छुपा सकता है। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो बच्चे जो होते हैं उनको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, जब देख रहा है तो वो बेशक शर्माते अवश्य हैं, लेकिन अपने वास्तविक व्यवहार को छुपाना नहीं जानते, तो जो है वो यथावत वैसा का वैसा व्यवहार प्रदर्शित है। अब यहाँ पर बड़े अपनी बातों को कह सकते हैं, समझा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बच्चे नहीं करते। तो ऐसे में बच्चों को समझना, उनकी बातों को समझना, उनके व्यवहार को समझना, उनकी समस्याओं को जानना में अवलोकन जो विधि है वो बहुत लाभकारी है। ये सबसे अधिक बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी विधि मानी जा सकती है। इसीलिए एक शिक्षक को ये अवलोकन विधि क्या है, इसमें किस तरह से व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए, अवलोकन विधि क्या है, एक शिक्षक को पता होना चाहिए। अवलोकन विधि में किस प्रकार से अवलोकन किया जा सकता है, कक्षा शिक्षण, क्योंकि हमने ये बात कही थी शैक्षिक परिस्थितियों में ये उपयोगी है, क्योंकि बहुत जगह होता है कि बालक को लगता है कि मुझे बात समझ में आ रही है, लेकिन वो उसको जब एग्जाम होता है या जब उसके बारे में उसे कहने को कहा जाता है तो बालक नहीं करता। ऐसी परिस्थिति में अवलोकन विधि जो है बालक के वास्तविक व्यवहार को समझने में सहयोग प्रदान करती है। तो इस आधार पर हमारा आज का होमवर्क होगा अवलोकन विधि के पद एवं लाभों को समझना। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान अवश्य रखें। मास्क लगा करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।